लोकसभा चुनावों के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी पहल की गई है। दिल्ली में जो है उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह है। प्रतिभा जी, क्या बातचीत हुई है दिल्ली में? हालांकि ये प्रारंभिक तौर की बैठक हुई है। क्या क्या बैठक में डिस्कस हुआ? देखिए, ये इलेक्शन को लेकर ही था कि हमने इलेक्शन के जो ये चेयरमैन बनाए हैं भगत चरण दास जी, इनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग होनी थी। उस मीटिंग को इन्होंने तय किया कि दिल्ली में होगी, तो उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारे प्रभारी उपस्थित थे। और उन्होंने चर्चा की, हमसे ये पूछा गया कि कौन कौन कैंडिडेट्स हो सकते हैं लोकसभा के लिए, उस पर चर्चा की। पिछले कौन कैंडिडेट थे, कितने मतों से हारे, कितने मतों से जीते, उस पर भी चर्चा हुई। कितनी परसेंटेज हमारी वोटिंग की रही, उस पर चर्चा हुई। और उसी तरह से उन्होंने अब आदेश दिया है कि जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना आवेदन पत्र 9 तारीख से 15 तारीख का दिन तारीख उन्होंने तय किया है। और उस पीरियड में उन्होंने सभी ने आवेदन पत्र कांग्रेस भवन में देने हैं। और उनको फिर कंसिडर किया जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें ये तय किया जाएगा कि कौन सीरियस कैंडिडेट्स है और किस पर हम दाव खेल सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण नामों पर चर्चा की गई, जैसे कांगड़ा से सुझाव आया कि सुधीर जी भी हो सकते हैं, या बाली जी भी हो सकते हैं। चंद्र कुमार जी के नाम पर भी चर्चा आई, क्योंकि पहले भी वो 2 बार सांसद रहे और अब मंत्री है, ओबीसी से संपर्क रखते हैं। ओबीसी का काफी वोट चंक है वहां पर, तो वो भी उनके ध्यानार्थ लाया गया। और उसी तरह से जो हमारी शिमला सीट है, रिजर्व सीट, उस पर कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, जैसे विनोद सुल्तानपुरी जी का नाम आया। और ये अपने अमित नंदा का नाम आया, वो भी क्योंकि ऐसी कास्ट से संबंध रखते हैं तो उनकी भी अच्छी पकड़ है लोगों के बीच में। और उसी तरह से धनीराम शांडल जी भी पूर्व में हमारे सांसद भी रहे, तो उनका नाम भी चर्चा में आया। कुछ फैक्टर्स है, जैसे एज फैक्टर है, या अभी वो मंत्री हैं तो उसको कंसिडर करेंगे कि नहीं। तो इन विषयों पर चर्चा हुई। हमीरपुर में अभी कोई सीरियस कैंडिडेट का नाम नहीं आ पाया है। वो आपस में ही मुकेश जी कह रहे थे मुख्यमंत्री की वाइफ को लड़ा लो, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे मुकेश जी की बेटी को लड़ा लो। तो दैट वाज जस्ट इन अ लाइटर वेन। पर ऐसा कोई सीरियस कैंडिडेट हमारे पास अभी कोई नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं, आवेदन पत्र आएगा तो उसमें लखनपाल जी का नाम भी आया है। और किसको दिया जाता है, क्योंकि काफी बार भाजपा इस सीट से विजय रही है। पहले हमारे सुरेश चंदेल जी रहा, फिर उसके बाद अनुराग ठाकुर जी काफी टाइम से हैं। तो अब हम चाहते थे कि ऐसी एक बड़ी हस्ती को दिया जाए जो इस बार उस सीट में विजय हासिल कर सके। तो उस पर भी चर्चा हुई। और हमें सूचना मिली कि आपने भी विकल्प खुला रखा है। आपने कहा है कि जो आवेदन करना चाहता है आ सकता है। क्या आपकी सीट को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? नहीं, वो कह रहे थे कि आप पिछली बार कितनी वोटों से जीती, कितनी आपकी तो पिछली बार मैं 8,000 कुछ से जीती थी। पर उससे पहले जब इन्होंने आश्रय को टिकट दिया था तो आश्रय उसमें 4.25 लाख से वो हारे थे, तो उसको कवर भी किया। और आगे भी उसमें मतों से जीत हासिल करवाई। कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी विजय मानी जा रही थी, क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में भी थी और बीजेपी की सरकार यहाँ भी थी उस वक्त। और ये कहते थे हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो आप लोग इसमें ज्यादा विजय नहीं हासिल कर पाओगे, ज्यादा मत हमारे को पड़ेंगे, लोग हमारे हक में हैं। ऐसी ऐसी चर्चाएं सुनने को फील्ड में मिलती थी। अंततः जो लोगों ने फैसला किया उससे एक अच्छा संदेश गया पूरे प्रदेश में और देश में भी कि कांग्रेस एक सीट जीत के लाए। उसके बाद हमारे बाई इलेक्शन हुए, वो भी हमने जीते। अब ये चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है, किसी भी टाइम अब कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। तो हमने ये फैसला करना है कि जल्दी से जल्दी टिकट तय हो और जिनको आपने फील्ड में उतारना है उनको हम जल्दी उनका नाम चयनित करें और उनको फील्ड में उतारकर काम करने के लिए भेजें।
जानकारी ये भी है कि विक्रमादित्य के नाम पर भी चर्चा हुई। कुछ ऐसी इनके पास फीडबैक है कि इन्होंने जो अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो से या क्या होती है ये सीआईडी रिपोर्ट से ये जानकारी हासिल की है कि यूथ काफी उससे जुड़ा है और यूथ की वजह से वो भी अच्छी मतों से इसको जीत सकता है, तो उसके नाम की भी चर्चा हुई है। अभी तो ऐसी इट वाज जस्ट दे वर कंसिडरिंग, शुरुआत थी। लेट्स सी अब फाइनल किस पे तय होता है और किसके नाम पर मोहर लगती है। ये मानकर हम चलें कि अभी एक दो दौर की और बैठक होनी है, तो मार्च के पहले हफ्ते तक जो है या कोड ऑफ कंडक्ट से पहले आप घोषित कर देंगे। मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि आप जानते हैं ना कि ये पहाड़ी है, इलाका है, टाइम भी ज्यादा लगता है और बर्फबारी भी है। कई कई क्षेत्रों में जाना भी अब इस बार बर्फबारी के बाद, चाहे वो भरमौर है, चाहे किन्नौर है, चाहे लाहौल स्पीति है, तो वहाँ एक्सेसिबिलिटी अब इतनी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि जल्दी तय होता और जल्दी हम इन नामों को फाइनल करें। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट हमें लग रहा है कि मंत्रियों के नाम कंसिडर किए जा रहे हैं, विधायकों के नाम कंसिडर किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? अब देखिए, आवेदन पत्र मंगवाए हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई करता है, कौन सीरियस कैंडिडेट है, किसके ऊपर में हम सीरियसली सोच सकते हैं, दैट इज येट टू बी सीन। तो अब वो एक दफा फैसला हो जाएगा, फिर नए चेहरे भी आ सकते हैं। क्या रणनीति है, कैसे हराएंगे आप भाजपा को? क्योंकि भले ही आप मौजूदा सांसद हैं, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है और प्रधानमंत्री ने तो ऐलान कर दिया अकेली बीजेपी 370 और एनडीए को मिला के 400 पार हो जाएगा। ठीक है, मोदी जी तो अब बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं। वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि हम इतनी सीटें लोग जीत कर लोकसभा में आएंगे, हमारी एनडीए की इतनी सीटें रहेगी, वो उन्होंने बयान दिया है। और इन हालात में अब ऐसी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो कि हम स्वीकार करते हैं और हम इसको लड़ने को भी तैयार है। हमने इतनी जल्दी हाथ नहीं खड़े करने और ना ही हम इसमें कोई हार देख रहे हैं। हमें अवश्य विजय मिलेगी, क्योंकि देखो, पूर्व में भी कांग्रेस की सरकारों ने हिमाचल प्रदेश में बहुत काम किया है। चाहे वो किसी भी विभाग को आप देखें, एजुकेशन देखें, हेल्थ देखें, रोड्स देखें, बिजली पानी देखें, तो सरकार, कांग्रेस की सरकार ने आज से नहीं, कई वर्षों पहले से इस काम को करना शुरू किया है। लोग भी जानते हैं, जनता भी जानती है कि किसके द्वारा ये काम किया गया। ये अब चाहे बेशक कहें, मैं ये भी कह सकती हूँ कि पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने, जब जयराम जी चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने विधिवत रूप से वही कामों का उद्घाटन किया जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार करके गई है। उन्हीं के रिबन काटे, उन्हीं का उद्घाटन हुए हैं। और इनके कार्यकाल में ये कोई ऐसा काम बड़ा नहीं बता सकते कि जिसको ये कह सके कि हमारे कार्यकाल में हमने इस काम को दिया, हमने पैसा भी दिया और ये इंस्टीट्यूशंस बनाकर भी हिमाचल प्रदेश में खड़े किए। इनके पास ऐसा कहने के लिए जब नहीं कुछ था, तो इन्होंने विधिवत रूप से उन्हीं कामों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जो उद्घाटन किया है जो पिछली सरकार ने जिसका शिलान्यास किया था, और उन्होंने उसके लिए पैसा भी उपलब्ध करवाया। और वो काम पूरे बिल्डिंगें भी आपको दिखेगी फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में है, चाहे हेल्थ में है, चाहे सड़कें हैं। तो उस काम को देखते हुए जनता भी जानती है कि हमारे को किसने विकास करके दिया। मुद्दों को लेकर आप जो है जनता के बीच जाएंगे और जो आप लगातार कहती हैं कि जो प्रॉमिसेस पहले चुनावों के दौरान भाजपा ने किए थे, वो धरातल पे तो हमको कुछ नजर नहीं आ रहे कि जो इन्होंने प्रॉमिस किए ये फुलफिल किए होंगे। आप देखें, हिमाचल प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। हमने बार बार ये मुद्दा उठाया कि हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत से बागवान हैं, किसान हैं, उनकी बहुत सी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम चाहते थे हमारे रेल का विस्तार हो, जो मैंने बार बार संसद में भी ये बात उठाई। मैं रेलवे कमेटी की मीटिंग में भी जब मैंने ये बात को उठाया कि हमारी जो हम बहुत अरसे पहले से लेकर इस बात को बार बार उठा रहे हैं कि हमारा रेल का विस्तार होना चाहिए, नॉट ओनली ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर अगर हमारी उसमें मालगाड़ियां चलेगी तो जितना भी हमारा बागवान किसान का प्रोडक्ट है उसको हम
फील्ड मतलब मंडी तक पहुंचाने में हमारे को सुविधा होगी। दूसरी बात एयर कनेक्टिविटी, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है और हम अपनी कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे। जो बाहर से विदेश से पर्यटक भी आता है या हमारे और टूरिस्ट आते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे को आने जाने की सुविधा मिले। तो उसके लिए हम बीजेपी की सरकार ने बहुत बार ये बयानबाजी की कि हम एक बड़ा हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं, बड़े जहाज आएंगे, इतने यात्री आएंगे, इतने टूरिस्ट आएंगे, पर इन्होंने अपने कार्यकाल में ना उसके लिए पैसा मुहैया करवाया और ना ही उसका कोई शिलान्यास कराया। तो ये बातें ही थी, महज लोगों को उलझाने की बात थी, पर धरातल पे कुछ भी नहीं दिखा। आपने क्यों इस बार दूरी बनाई बजट सत्र से? मैंने ना पहले ही मेरे कुछ कार्यक्रम और पहले ही निर्धारित थे, अब उनको लास्ट मोमेंट में कैंसिल करना ठीक नहीं लगता। मैंने क्योंकि इस सर्दी के मौसम को देखते हुए स्पीति का प्रोग्राम बनाया था और किन्नौर का प्रोग्राम बनाया था। मंडी के कुछ क्षेत्र है, जैसे सराज का क्षेत्र है, द्रंग का क्षेत्र है, नाचन का क्षेत्र है, कई जगह मेरा कार्यक्रम जा चुका था और मुझे उस कार्यक्रम में जाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं इस बार बजट सेशन में उपस्थित नहीं हो पाई। राज्यसभा किसको भेज रहे हैं? नाम तो बहुत सारे आ रहे हैं। राज्यसभा पर अभी सोच किया जा रहा है कि किसको दिया जाए। हमने हमारी जो हाई कमांड है उनसे भी, अगर वो चाहें, जैसा सोनिया जी चाहें या प्रियंका जी चाहें, तो उनके लिए भी ये मैदान खुला है। अगर वो चाहेंगे यहाँ से लड़ना तो वेल एंड गुड, अदरवाइज किसी और सशक्त नेता को अगर हम राज्यसभा भेजेंगे तो वो पार्टी के हित में भी अच्छा साबित होगा। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, आपने लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए और पार्टी को मजबूत करने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें संवाद जो है करना है पार्टी के कार्यकर्ताओं से। किस तरह का ये कार्यक्रम है और कब तक चलेगा? देखिए, हम चाहते हैं कि हम जनता के बीच में मैक्सिमम टाइम गुजारें। लोगों की बहुत सी दिक्कतें हैं, तकलीफें हैं, वो भी हमारे से डायरेक्ट संपर्क कर सकें, डायरेक्ट बातचीत कर सकें और हम उनके साथ बैठकर चर्चा भी कर सकें। तो इसी मुतल्लक हमने ये जो कार्यक्रम बनाया है, ये जैसा सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है, मंत्री आपके द्वार, सरकार आपके द्वार, उसी तरह से बतौर सांसद के मैं भी हर क्षेत्र में जाकर जनसभाएं, ऐसी नहीं कि हम उसमें हम ही प्रवक्ता हो, हम उनकी बात ज्यादा सुनेंगे और क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, कैसे सॉल्व करनी है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये कार्यक्रम बनाया। और मैं अभी करसोग में भी जा रही हूँ, वहां पर एक हमने बड़ा महिला सम्मेलन रखना है जिसमें महिलाएं भी आएगी, उनकी भी छोटी मोटी डिमांड्स होगी, जैसे कोई महिला मंडल के लिए उनकी मांग रहती है, उसको भी मैं सुनूंगी, उसको दूर करने का प्रयास भी करूंगी। एक सवाल रह गया था जो मैंने प्रधानमंत्री के संबंध में पूछा था, जो उन्होंने दावा किया था। हिमाचल में भी भाजपा और भाजपा के नेता बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और वो कह रहे हैं कि 4 सीटें जीतेंगे। वो तो पिछली बार भी थे, विधानसभा के चुनाव के दौरान भी बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हम ही जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी। लोगों ने बता दिया ना, लोगों ने उनको आईना दिखा दिया कि दीज आर द फैक्ट्स। आप बातें ही बातों में उलझाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री ने इतने दौरे किए उस वक्त हिमाचल प्रदेश के, बहुत कुछ कहा, बेरोजगारी दूर करने की बात की, नौकरी देने की बात की, महंगाई दूर करने की बात की, करप्शन हटाने की बात की, पर धरातल पे तो हमको कुछ नहीं दिखा। यही प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने कहा कि हम हर खाते में 15-15 लाख डालेंगे, आज वो 15 लाख की बात ही नहीं है। महंगाई की के ऊपर कोई रोक ही नहीं है, युवाओं को कोई रोजगार ही नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा था मैं पूरे देश में 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में रोजगार प्रदान करूंगा। आज हमारा युवा कैसा भटक रहा है कि कहाँ कहाँ उनको अग्निपथ का आपने देख ही लिया क्या हाल हुआ है। जो जहाँ वो बेचारे कितना प्रेपरेशन करके, कितनी तैयारी करके आप भर्ती होने के लिए बात करते हैं कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, हम फौज में भर्ती होना चाहते हैं, उनके साथ आपने कितना बड़ा खिलवाड़ किया। आज उनका भविष्य आपने धूमिल कर दिया और वो किस तरीके से परेशान है हमारे युवा वर्ग, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं है। तो प्रतिभा सिंह हमारे साथ ही तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया और जो भाजपा की तरफ से जो चुनौती पेश की जा रही है, प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसको लेकर भी कहा है कि इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और जो लोकसभा चुनावों के जो प्रत्याशी हैं वो भी जल्द तय किए जाएंगे। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।